हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज हम लोग बात करेंगे शादी के कुछ रूल्स के बारे में। हमें मैच मेकिंग के समय किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। इसमें बहुत सारे रूल्स हो सकते हैं। अभी मैंने 4 रूल्स इस वीडियो में बताए हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है, शादी के समय मैच मेकिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। कई बार कुंडलियाँ बहुत ज़्यादा गलत मिल जाती हैं, जिसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम होती है। अगर एवरेज कुंडली मिलती है तो कोई दिक्कत नहीं है, वो इंसान का बिहेवियर अगर ठीक होता है तो शादी अच्छी चलती है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे 4 रूल लिखे हुए हैं, जिसमें से लास्ट वाला जो रूल है वो तिथि पर बेस्ड है। ये काफ़ी कम लोग जानते हैं और मैं आपको बताऊंगा अभी। आप लोग फिर उसके बाद जो भी आसपास के चार्ट्स हो उसमें यूज़ करके देखिएगा। ठीक है, तो 4 रूल में से पहला रूल ये है कि जब भी आपके पास कोई भी 2 कुंडलियाँ मैच करने के लिए आती हैं, सबसे पहले उनमें से आप इंडिविजुअल कुंडली को ज़रूर देखिए कि क्या वो कुंडली शादी के लायक है या नहीं है। शादी के लायक है या नहीं है कहने का मतलब है, एक तो होता है कि किसी के चार्ट में बहुत नेगेटिव प्लैनेट का असर होता है तो उसकी वजह से शादी डिले हो जाती है। ठीक है, लेकिन किसी किसी के में होता है कि उसका बिहेवियर ही ऐसा होता है कि वो शादी के लायक नहीं होता, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो। जैसे बहुत ज़्यादा एंजाइटी, डिप्रेशन होना, या किन्हीं छोटी छोटी चीज़ों में बहुत ज़्यादा हल्ला कर देना, या माइंड में जो स्टेबिलिटी है वो काफ़ी कम होना। ठीक है, तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जैसे किसी का हेल्थ इशू बहुत ही ज़्यादा होता है कि उससे शादी करके फिर बाद में और ज़्यादा टेंशन बढ़ जाती है। किसी का होता है कि माइंड एकदम अनस्टेबल रहता है। किसी का होता है कि उसकी आयु ही कम होती है। ठीक है, वैसे भी शास्त्रों में बताया गया है कि सबसे पहले तो आयु देखनी चाहिए। तो ये सारी कुछ चीज़ें हैं जो एक इंडिविजुअल चार्ट में देखना बहुत ज़रूरी है। बाकी थोड़ा जैसे किसी का गुस्सा ज़्यादा होता है तो वो बिहेवियर की बात है, वो अपना ठीक कर सकता है। ठीक है, किसी को कुछ आदतें अच्छी नहीं होती तो वो अपनी ठीक कर सकता है। लेकिन अगर बहुत ही नेगेटिव आदत होती है, एकदम डिप्रेशन वाली होती है, बहुत अनस्टेबिलिटी होती है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है, तो फिर ऐसे व्यक्ति या ऐसी स्त्री से शादी करके कुछ फ़ायदा नहीं है। ठीक है, आगे की लाइफ और बेकार हो जाती है। तो ये चीज़ आपको इंडिविजुअल कुंडली में देखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो जो पहला हमारा पॉइंट है वो यही है कि ऑलवेज चेक द इंडिविजुअल्स बर्थ चार्ट फर्स्ट। इसके मैं आपको 3 एग्जांपल देता हूँ। देखिए, एक तो ये बर्थ चार्ट है, ये एक मेरे क्लाइंट का बर्थ चार्ट है। अब इसका शादी के लिए आया था किसी के थ्रू कि इससे शादी करनी है। अब इसका बर्थ चार्ट देख के ही आपको ऐसा लगेगा कि उसके साथ शादी कैसे मतलब मैनेज हो सकती है। अब आप इसके चार्ट में अगर देखेंगे, प्लैनेट्स की पोजीशन कितनी नेगेटिव है। पहले तो इसने बोला था कि मेरा शादी वगैरह करने का कुछ मन ही नहीं है। ठीक है, मतलब ये शादी के लिए रिश्ता आया था दूसरे की तरफ से, जिसने मुझसे पूछा था उसको इससे कुंडली मिलानी थी। अब इसकी कुंडली देखते ही क्या पता चलेगा। देखिए, इसका चंद्रमा कितना ज़्यादा पीड़ित है। एक तरफ राहु है, मतलब ज़्यादातर नेगेटिव ग्रह उसके पास है। शनि बैठा हुआ है, साथ में राहु बैठा हुआ है, फिर चंद्रमा है, फिर मंगल बैठा हुआ है, और वो सारे 6th हाउस में बैठे हुए हैं। 6th हाउस में चंद्रमा बहुत ज़्यादा नेगेटिव होता है, इंसान को बहुत डाउटफुल बनाता है, शादी के लिए उसका मन भी नहीं करता, और वो इतना ज़्यादा पीड़ित है। ऊपर से शुक्र भी वहाँ बैठा हुआ है। आपको बताइए, शुक्र 6th हाउस में नेचुरल डेबिलिटेशन के साइन में होता है और अच्छा नहीं होता। ठीक है, सारे के सारे प्लैनेट का यहाँ बैठना, 7th हाउस का लॉर्ड भी 6th में चला गया है। ठीक है, तो एक बहुत ज़्यादा पीड़ित चार्ट है। अगर हम कंडीशन देखें शादी की, तो अब जो लड़की मेरे पास ये रिश्ता लेके आई थी कि सर मुझे इस लड़के से शादी करनी है, ये कैसा रहेगा, ठीक रहेगा या नहीं रहेगा, तो ऑब्वियसली बात है कि मुझे तो यही कहना पड़ेगा कि ये उतना ठीक नहीं है। फिर इस लड़की ने मुझे बताया भी कि ये लड़का काफ़ी मतलब शादी के लिए तैयार नहीं है और बहुत अनस्टेबल भी है, बार बार जॉब पकड़ता रहता है, छोड़ता रहता है। ठीक है, तो इस चार्ट में बहुत ज़्यादा अनस्टेबिलिटी है शादी के लिए। कुछ चीज़ों के लिए अच्छा हो सकता है पर शादी के लिए अच्छा नहीं है। तो एक तो ये एग्जाम्पल है। आप दूसरा एग्जाम्पल मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे कि ये एग्जाम्पल है। ठीक है, अब ज़्यादातर मैं जो चार्ट यूज़ करता हूँ वो किसी ना किसी क्लाइंट के होते हैं, तो मुझे पता होता है उनकी एक्चुअल कंडीशन क्या है। अब इस चार्ट में अगर देखोगे, इस चार्ट में 7th हाउस की कंडीशन आप देखो। 7th हाउस में राहु बैठा हुआ है। ये D1 चार्ट है और ये D9 चार्ट है। ठीक है, ये एक लड़के का चार्ट है। अभी इसकी कंडीशन देखो आप, 7th हाउस में राहु बैठा हुआ है, यहाँ से मंगल की दृष्टि है 7th हाउस में, यहाँ से शनि की दृष्टि है 7th हाउस में। ठीक है, अब यहाँ पे एक शुभ दृष्टि है, वो भी जुपिटर की, लेकिन जुपिटर बहुत कमज़ोर है। जुपिटर का षडबल भी कम है। यहाँ पे षडबल मेंशन नहीं किया बट बहुत कम है, और जुपिटर है भी नीच की राशि में। ठीक है, तो जुपिटर कुछ खास तो इसमें असर कर नहीं पाएगा, मतलब कुछ खास सेव नहीं कर पाएगा, ऐसा बस कर देगा कि शादी करा देगा। अब इसका 7th हाउस कितना ज़्यादा बिगड़ा हुआ है। उसके बाद ये शुक्र और मंगल का 4th हाउस में कॉम्बिनेशन,
इसकी खुद की पर्सनालिटी में सैटर्न और केतु बैठा हुआ है। आप इसका D9 चार्ट देखोगे, यहाँ पे नीच का बृहस्पति, वो भी सूर्य और राहु के साथ, ठीक है, सप्तम भाव में। तो कैसे चलेगी? अब इसका तो क्या है कि इस व्यक्ति का डाइवोर्स केस चल रहा है काफ़ी लंबे टाइम से, ठीक है। लेकिन अगर ये तो बाद में मुझे पता चला, लेकिन अगर पहले ही इस व्यक्ति के हम चार्ट को देखेंगे तो अगर आप इसके D9 चार्ट पे नज़र डालोगे तो आप ऐसे ही, अगर कोई लड़की पूछने आती है कि क्या हम इस व्यक्ति से शादी कर सकते हैं, चाहे लव मैरिज हो चाहे अरेंज मैरिज हो, तो क्या होगा? इस कंडीशन में हमें मना ही करना पड़ेगा, क्योंकि इसका D9 चार्ट देखो बिल्कुल भी शादी के लिए अच्छा नहीं है, ठीक है। D1 चार्ट भी बहुत शादी के लिए अच्छा नहीं है, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में भी, और ऊपर से चंद्रमा भी 12th हाउस का है, तो चंद्रमा 12th हाउस का बहुत अच्छा नहीं होता। ये इसका चंद्रमा है विशाखा नक्षत्र का, ठीक है। विशाखा नक्षत्र वालों की शादी में वैसे ही प्रॉब्लम आती है। विशाखा नक्षत्र वालों के साथ दिक्कत ये होती है कि ये छोटी छोटी चीज़ों में बहुत ज़्यादा राई का पहाड़ बना देते हैं। इनको हर चीज़ बहुत ज़्यादा परफेक्ट चाहिए होती है, डाउट वाली आदत भी क्रिएट होती है मन में। बट इनका जो मेन सबसे बड़ी दिक्कत होती है, इनको हर चीज़ बहुत सेटल्ड, बहुत परफेक्ट, और हर काम एकदम टाइम पे चाहिए होता है, ठीक है। और बहुत अनसेटल्ड सा माइंड होता है विशाखा का, क्योंकि इनके जो गॉड होते हैं ना, वो इंद्राग्नि होते हैं, इंद्र प्लस अग्नि। तो इनका जो व्यवहार होता है काफ़ी ज़्यादा अथॉरिटेटिव होता है, हर काम को एकदम टाइम पे और चीज़ें सेट रहना, ठीक है, एकदम बहुत प्रोफेशनली लेते हैं, या शादी को भी। तो ये भी एक दिक्कत है। और 7th हाउस का इतना ज़्यादा एफ्लिक्शन होना, ये भी एक दिक्कत है। अब क्योंकि ये लड़के का चार्ट है, एक तो मार्स और वीनस का साथ में होना, ऊपर से जुपिटर का कमज़ोर होना और चंद्रमा का कमज़ोर होना, ये दिखाता है कि ये इंसान रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेगा। तो एक्चुअल में हुआ भी इसके साथ ऐसा ही था कि शादी के बाद इसको मतलब कुछ भी अपनी पत्नी का ध्यान नहीं था, पत्नी को छोड़ के इधर उधर घूमता रहता था, पत्नी से कोई मतलब नहीं, परिवार से कोई मतलब नहीं। तो फिर डाइवोर्स का केस हो गया, ठीक है, और डाइवोर्स इनका अभी चल ही रहा है। तो ऐसे चार्ट में भी हम शादी के लिए रिकमेंड नहीं कर सकते। अभी तो दूसरा चार्ट आया ही नहीं है हमारे सामने कि किसी से मैच करानी है, ये तो पर्सनल चार्ट है जिसमें हम कुछ रिकमेंड नहीं कर सकते। उसके बाद एक मैं थर्ड एग्जाम्पल आपको दिखा रहा हूँ। ये एक लड़की का चार्ट है। देखो अब इसके चार्ट में क्या प्रॉब्लम है। इसके चार्ट में ना, इसकी शादी नहीं हुई है, और इसके चार्ट में प्रॉब्लम ये है कि इसका आप लगन देखोगे, कोई बात नहीं, यहाँ पे वीनस है, अच्छी बात है, मरकरी है, अच्छी बात है, ठीक है। इसके साथ दिक्कत ये है कि इसके जो प्लैनेट्स है ना, ये 5 डिग्री का वीनस, मरकरी 5 डिग्रीज का, सन 10 डिग्रीज का, मार्स भी 10 डिग्रीज का है, और ये सेजिटेरियस का साइन है। तो ये सारे के सारे प्लैनेट ना मूल नक्षत्र में फॉलो करते हैं, मूल नक्षत्र में फॉल करते हैं। तो मूल नक्षत्र बहुत डेंजरस नक्षत्र होता है। ये भी क्लाइंट है, इसकी शादी नहीं हो रही थी, तो इसका मतलब मेरे से बात हुई, इसका फ़ोन आया था, तो ये मतलब फ़ोन पे ही बहुत ज़्यादा तेज़ थी कि मैं क्यों शादी करूं किसी ऐसे लड़के से, मुझे तो बहुत अच्छा लड़का चाहिए। ऐसे मतलब उसका बोलने का तरीका इतना खतरनाक था कि मतलब वो मुझे ही एक दो बार बीच में डांट दे रही थी कि मैं उससे कह रहा था कि नहीं, आपको थोड़ा तो कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। तो वैसे, अरे आप मुझे क्यों कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए कह रहे हैं, लड़का करेगा कॉम्प्रोमाइज़, ठीक है। तो मतलब बहुत थोड़ा भीषण टाइप का डिस्ट्रक्टिव सा नेचर होता है मूला नक्षत्र वालों का। ऐसा हर किसी का नहीं होगा, इसका इसलिए इतना ज़्यादा है क्योंकि एक तो लगन में फॉल कर रहा है, ठीक है, और ऊपर से उसके ज़्यादातर प्लैनेट मूल नक्षत्र के हैं। और बाकी देखो, अगर आप यहाँ पे कंडीशन देखोगे, ये भी राहु के नक्षत्र में बैठा हुआ है, ये भी आई थिंक राहु के नक्षत्र में ही बैठा हुआ है, ठीक है। लिब्रा का साइन और एक्वेरियस का साइन दोनों राहु के नक्षत्र में फॉल करते हैं, ठीक है। यहाँ भी राहु का असर है, यहाँ पे तो पूरा ही केतु का असर है। मूल नक्षत्र वालों का आपको पता ही है, सीन अच्छा नहीं होता है, डिस्ट्रक्टिव होता है। उसके बाद इसके चंद्रमा की पोजीशन देखोगे, चंद्रमा 6th हाउस में केतु के साथ काफ़ी क्लोज कनेक्शन में है, ठीक है। 7 डिग्रीज का चंद्रमा है और 9 डिग्रीज का केतु है। तो चंद्रमा केतु वालों का भी एटीट्यूड में काफ़ी चेंज रहता है, जैसे उनको कोई चीज़ मिलती है उसके बाद वो लोग बहुत बोर हो जाते हैं, ठीक है। तो इनका भी नेचर काफ़ी अनसेटल्ड सा होता है, किसी से बात नहीं करना, अपने अकेले में रहना, और चीज़ों को लेके काफ़ी ज़्यादा पर्टिकुलर होने लग जाते हैं। और चंद्रमा का इवन दो कि वो एग्जॉल्टेड है, बट एग्जॉल्टेड भी हो के वो क्या फ़ायदा, वो 8th हाउस का लॉर्ड है। 8th हाउस का लॉर्ड एग्जॉल्टेड होकर 6th हाउस में बैठा हुआ है, अगेन वो बहुत अच्छी पोजीशन पे नहीं है। ऐसे लोग को बहुत डाउट होता है। इस लड़की के साथ सबसे ज़्यादा बड़ी दिक्कत थी कि ये लड़कों के ऊपर विश्वास नहीं करती है। इसका मेन कंसर्न यही था, इसने सीधे बोला था कि मुझे किसी लड़के के ऊपर विश्वास नहीं है। मतलब बहुत
वैसे बोल रही थी जैसे तेज होता है ना, उस तरीके से, कि मुझे तो किसी लड़के के ऊपर विश्वास नहीं है, मैं क्यों करूं शादी, किसी को करनी होगी तो खुद ही कर लेगा। फिर उसके बाद खुद भी पूछ रही थी कि शादी कब होगी। अब ऐसी लड़की को मैं क्या ही बताऊंगा कि मतलब इससे शादी कर लो, उससे शादी कर लो, या किसी से कुंडली मिला लो। ठीक है, अब कोई फंसेगा तो फंस जाएगा। तो ये भी एक एग्जाम्पल है कि आपको पहले इंडिविजुअल का चार्ट देखना चाहिए कि उसका खुद का चार्ट कैसा है, क्या उसका शादी के लायक है कि नहीं लायक है। तो ये देखना बहुत ज़रूरी है। आप हर चीज़ के लिए देखते हो ना कि कोई पर्सन नौकरी के लायक है कि नहीं लायक है, कोई दोस्त बनाने के लायक है कि नहीं लायक है, तो वैसे ये भी देखना है कि कोई शादी के लायक है कि नहीं लायक है। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि चार्ट मैचिंग से पहले आपको इंडिविजुअल का पर्सनल नेचर कैसा है वो पता होना चाहिए। ठीक है, अगर कोई किसी के चार्ट में प्लैनेट्स के मेलेफिक होने की वजह से डिले हो रहा है, लेकिन उसके प्लैनेट्स अच्छी पोजीशन पे, तो कोई दिक्कत नहीं है, लेट शादी होती है बट पर्सन अच्छा मिलता है। लेकिन किसी के प्लैनेट्स ऐसे ही हैं कि उसके माइंड में बहुत अनस्टेबिलिटी है, उसके बिहेवियर में एकदम कुछ भी अच्छा नहीं है, तो फिर ऐसे व्यक्ति से शादी करके कुछ फ़ायदा नहीं है। ठीक है, आप उनको मना भी कर सकते हो, मैं तो मना कर देता हूँ, आप मना कर सकते हो कि यार शादी मत ही करो, अकेले ही जियो तो ज़्यादा बेटर है। ठीक है, तो ये चीज़ है। तो ये हो गया इंडिविजुअल चार्ट के बारे में। दूसरा हमारा पॉइंट है, ये पॉइंट भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वैसे तो हर चीज़ इंपॉर्टेंट होती है। इसमें है कि चेक द रनिंग दशा एंड अपकमिंग दशा। अब ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है हमारी ज़िंदगी की टाइमिंग में, दशा का। ठीक है, अब इसमें मैं आपको एग्जांपल देके बताऊं, जैसे ना रनिंग दशा और अपकमिंग दशा, मतलब रनिंग दशा तो जो हमारी चल रही है और अपकमिंग दशा जो आने वाली है। तो जब भी दो चार्ट्स को मिलाया जाता है तो आपको ये देखना बहुत ज़रूरी है कि उनकी प्रेजेंट दशा कैसी है, क्या वो शादी के लिए अच्छी है या वो शादी के लिए ख़राब है। ऐसा तो नहीं है कि उनकी डाइवोर्स वगैरह वाली या लड़ाई वाली या कुछ नेगेटिव वाली दशा चल रही है कि शादी के होते ही कुछ गड़बड़ हो जाए, या फिर उनकी रिसेंट में कोई अपकमिंग दशा खराब ना हो। क्योंकि हर किसी की लाइफ में अप्स एंड डाउन तो आते हैं, लेकिन एकदम रिसेंट की दशा ना खराब हो। जैसे मान लो अभी शादी है, 1 डेढ़ साल में या 6 महीने बाद दशा चेंज होने वाली है और वो बहुत ख़राब आने वाली है, तो फिर आप उनको शादी के लिए मना कर सकते हो या रुकने के लिए बोल सकते हो, या फिर अगर किसी दशा में कुछ उपाय है तो वो बता सकते हो। जैसे कि इसका मैं आपको एग्जाम्पल बताता हूँ। ये एक पर्सन है और इसकी इसकी शादी रिसेंट में ही हुई थी, लेकिन इसकी शादी में प्रॉब्लम हो गई। अब ऐसा नेचर वगैरह की वजह से कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है, इसके साथ दिक्कत क्या हुई है कि देखो अक्टूबर 2024 तक तो इसकी शुक्र की दशा है, अभी अक्टूबर 2024 तक। ठीक है, अ, एकदम लास्ट फेज चल रहा है शुक्र की दशा का। शुक्र की दशा अभी 20 साल की होती है, तो 20 साल पहले स्टार्ट हुई होगी 2004 में। ठीक है, अभी क्या है कि जब तक इसकी शुक्र की दशा थी तो काफ़ी अच्छा लाइफ गुजरी, अच्छी खासी नौकरी थी। तो इसके साथ प्रॉब्लम क्या है कि इसकी शादी तो हो गई है और अच्छी शादी हुई है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अब इसके साथ प्रॉब्लम ये हो गई है कि इसके सूर्य की दशा आ गई है, मतलब ऑलमोस्ट आने वाली है, अक्टूबर 2024 से है, और इसकी अभी रिसेंट में नौकरी छूट गई है। ठीक है, अब ये बहुत ज़्यादा अंडर कॉन्फिडेंट हो गया, ये पर्सन बहुत अंडर कॉन्फिडेंट हो गया और ये थोड़ा थोड़ा डिप्रेशन की तरफ जा रहा है। एक तो इसका चंद्रमा शनि भी साथ में है, चलो तो वो तो बहुत लोग के चार्ट में होता है, उसको मैनेज भी कर सकते हैं। लेकिन ये अब बहुत लो कॉन्फिडेंस फील कर रहा है, डिप्रेशन में, मतलब इसकी मतलब बोल जैसे वो बता रहा था ना, वो एकदम ही लग रहा था डिप्रेशन में जाएगा। और सबसे बड़ी बात है कॉन्फिडेंस लो फील कर रहा था और उसको बिल्कुल विश्वास नहीं था कि मैं जॉब कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। उसका रीज़न ये है कि इसका सूर्य, देखो सूर्य की दशा आने वाली है, सूर्य की कंडीशन देखो आप, एक तो नीच का है, ठीक है, फॉलिंग साइन में है, मतलब अपने डेबिलिटेशन के साइन में नीच का है। दूसरा ये है कि 12th हाउस में, 12th हाउस में सूर्य मरण कारक स्थान में होता है। ठीक है, तीसरी दिक्कत ये है कि सूर्य पे किसी भी तरह की कोई शुभ दृष्टि नहीं है ना। और चौथी दिक्कत यह है कि सूर्य राहु के साथ है, ग्रहण दोष में, तो एक तो इनके फादर भी नहीं है। तो अब ये काफ़ी प्रॉब्लम आ गई। सूर्य की दशा अब 6 साल की होती है, होपफुली सब ठीक हो जाएगा, बट अब सूर्य की दशा काफ़ी नेगेटिव होने की वजह से इनको बहुत दिक्कत मतलब एकदम से आ गई। अब इनकी रिसेंटली शादी हुई है, खैर वो तो किस्मत की बात है, हम शादी रोक तो नहीं सकते, बट कभी भी ऐसे चार्ट आए जिनकी क्या कहते हैं एकदम रिसेंट की दशा जो चल रही है या फिर आने वाली दशा एकदम ही खराब होते हुए दिखे, क्योंकि थोड़ा अप्स एंड डाउन तो हर किसी की ज़िंदगी में आता है, वो तो चाहे आपकी हो हमारी हो, उसका तो कोई बात नहीं। ठीक है, जहाँ किस्मत होती है वहीं शादी होनी होती है, बाकी तो सारी चीज़ें, लेकिन जितना हमारा कंट्रोल है कि जैसे अगर पहले से तो नहीं पता था, लेकिन अगर जैसे पता होता कि ठीक है इसकी 6 महीने बाद से एकदम ही नेगेटिव दशा आने वाली है, या फ्यूचर में अगर आपके सामने कोई ऐसा चार्ट है जिसके आगे आने वाली दशा बहुत ही ख़राब आपको दिख रही है, तो आप थोड़ा सा उसको
प्रिकॉशन के तौर पे बोल सकते हो कि देखो ये परेशानी आपकी लाइफ में आ सकती है, तो आप उसके लिए तैयार रहना, ठीक है। तो ये मतलब एस्ट्रोलॉजर का यही काम होता है, क्योंकि अब इसको रोक थोड़ी ना सकते हैं, ठीक है। तो उसमें दान वगैरह करके, ग्रहण दोष की पूजा करा के कुछ ठीक कर सकते हैं। बाकी इसके चार्ट में एक अच्छी चीज़ है, अब इसके चार्ट में ना बहुत एक अच्छी चीज़ ये है कि ये स्कॉर्पियो लगन का चार्ट है, और आप यहाँ देखोगे इसका मरकरी 11th हाउस में है और जुपिटर इसका 5th हाउस में है। तो स्कॉर्पियो लगन वालों के लिए जुपिटर और मरकरी मतलब कि 5th हाउस का लॉर्ड और 11th हाउस का लॉर्ड अगर संबंध बनाते हैं, देखो जुपिटर मरकरी को देख रहा है, मरकरी जुपिटर को देख रहा है, तो म्यूचुअल एस्पेक्ट है। तो स्कॉर्पियो लगन वालों के लिए अगर जुपिटर और मरकरी एक दूसरे से संबंध बनाते हैं तो वो बहुत अच्छा धन योग होता है, ठीक है, बहुत अच्छा धन योग होता है। तो धन योग की अगर बात करें तो इसके पास प्रॉपर्टी काफ़ी ज़्यादा है, पहले की प्रॉपर्टी इनहेरिटेंस इसके पास काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन क्या होता है ना कि व्यक्ति को होता ही है कि मेरी नौकरी चली जाएगी तो मैं आगे कैसे मैनेज करूँगा, तो वो चीज़ है। तो इसको प्रॉपर्टी की वजह से काफ़ी ज़्यादा एक हेल्प है। अदरवाइज़ कोई और व्यक्ति होता है जिसके में जैसे मान लो कि ये इस तरीके का योग नहीं है और बहुत नेगेटिव दशा आ गई, तो उस बारे में थोड़ा सा सजग रहना चाहिए कि उसको बता देना चाहिए, ठीक है। तो ये चार्ट मैचिंग के टाइम पे ये चीज़ आप ध्यान में रखना, ठीक है। और दशा में ही एक मैं आपको एक फैक्टर और बताता हूँ, जैसे कि ये दो लोगों का चार्ट है। अब इनकी शादी में ना दिक्कत क्या हो सकती है, देखो इस वाले के चार्ट में मार्स की दशा है और इस वाले के चार्ट में जुपिटर की दशा है, ठीक है। मार्स अगर आप देखोगे 6th हाउस का लॉर्ड है, 10th में बैठा हुआ है, दोनों नेगेटिव हो गए, शादी के लिए दोनों नेगेटिव होते हैं। 6th हाउस इसलिए नेगेटिव होता है क्योंकि वो 7th से 12th है, 10th हाउस इसलिए नेगेटिव होता है क्योंकि वो 11th से 12th होता है। तो 10th हाउस का भी काफ़ी रोल होता है शादी तोड़वाने में, ठीक है। तो मार्च की दशा चल रही है जो कि नेगेटिव है बिकॉज ऑफ 6th हाउस का लॉर्ड है और 10th हाउस में बैठा हुआ है, ठीक है। और जो दूसरा वाला चार्ट है जिसका इससे हमें मैचिंग कराना है, उसकी जुपिटर की दशा चल रही है, जुपिटर एक्सॉल्टेड होकर 6th हाउस में बैठा हुआ है, ठीक है। तो 6th हाउस में एक्सॉल्टेड जुपिटर मतलब कि इसके ऊपर पूरा 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 ये डोमिनेट कर रहा है 6th हाउस को। तो ऐसे दो पर्सन की शादी नहीं करानी चाहिए जिनका बहुत नेगेटिव हाउस की दशा चल रही है, स्पेशली 6th हाउस वाले की, 6th हाउस 8th हाउस वाले की, 6th हाउस 10th हाउस वाले की। तो इस दशा में क्या होता है कि डाइवोर्स के या सेपरेशन के संभावना बढ़ जाती है। अब ज़रूरी नहीं है कि वो मतलब लड़ाई हो गई, झगड़ा हो गया, हो सकता है 6th हाउस बहुत ज़्यादा एक्टिव हो, दोनों का चार्ट बहुत अच्छा हो, तो वो जॉब की वजह से हो सकता है कि दोनों की जॉब अलग अलग सिटीज़ में लग गई, अलग अलग स्टेट में लग गई, तो शुरू के 5-7 साल 8 साल तक वो लोग साथ ही नहीं रह पाए या एक लंबे टाइम तक साथ नहीं रह पाए। तो अगर आपको दिख रहा है कि एकदम से दशा चेंज होने वाली है तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप शादी के लिए हाँ कह सकते हो, बाकी चीज़ें अगर ठीक है। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि चीज़ें कंड्यूसिव नहीं है, दशा भी बहुत लंबी चलने वाली है, बाकी अगर कुछ डाइवोर्स वगैरह का सीन भी दिखता है, तो फिर आप उनको शादी के लिए मना कर सकते हो, ठीक है। तो दशा में आपको ये ध्यान में रखना है, पहली चीज़ तो ये कि आने वाली दशा नेगेटिव ना हो, बहुत रिसेंट में नेगेटिव ना हो, बाद में तो कभी भी नेगेटिव दशा आ ही सकती है किसी की भी, लेकिन एकदम रिसेंट में ना हो। जैसे कि हमारे इसके पिछले वाले एग्जाम्पल में था ना, अभी शादी हुई और अक्टूबर से बहुत नेगेटिव दशा आ गई। और दूसरा ये कि जब भी दोनों का चार्ट मिला है तो जो दशा चल रही हो उसमें बहुत ध्यान में रखना। जैसे कि ये वाले में 6th हाउस का लॉर्ड 10th में मार्स बैठा है, तो इसकी शादी हम लोग ऐसे व्यक्ति से कर सकते हैं जिसकी जैसे 5th हाउस के लॉर्ड की दशा हो, 9th हाउस के लॉर्ड की दशा हो, ठीक है। तो उस कंडीशन में क्या होगा कि थोड़ा आराम रहेगा और सेपरेशन के चांसेस कम रहेंगे, वजह चाहे जो भी हो, ठीक है। फिर उसके बाद आ जाते हैं हम लोग अपने थर्ड पॉइंट पे। थर्ड पॉइंट हमारा क्या है, थर्ड पॉइंट भी इम्पॉर्टेंट है, इम्पॉर्टेंस ऑफ लगन ऑफ D1 एंड D9 एंड प्लैनेट्स देयर। अब ये बहुत ही बेसिक रूल है बट बहुत इंपॉर्टेंट है, काफ़ी लोग इसको मिस कर देते हैं। मिस क्यों कर देते हैं, मतलब जनरल जो एस्ट्रोलॉजर प्रैक्टिस करता है वो तो मिस नहीं करता, लेकिन क्या होता है कि अगर जो नॉर्मल अभी पर्सन है जो कुंडली देख रहा है या जिसने एस्ट्रोलॉजी एकदम स्टार्ट की है वो मिस कर सकता है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ है इंपॉर्टेंस ऑफ लगन एंड नॉट ओनली 7th हाउस। मतलब देखो जब भी हम लोग कुंडली मिलाते हैं या किसी की कुंडली देखते हैं तो 7th हाउस को देखते हैं, ऑब्वियसली वो शादी का घर है, ठीक है। तो 7th हाउस को तो सब लोग देखते हैं, बट जब भी आप कुंडली देखना स्टार्ट करो तो लगन पे ज़रूर ध्यान डालो कि यहाँ पे कौन सी राशि है, ठीक है। D1 लगन में भी, D9 लगन में भी। D1 और D9 में बहुत सिंपल सा अंतर होता है। जो D1 होता है वो हमारी एक्सटर्नल क्वालिटीज़ दिखाता है, एक्सटर्नल बिहेवियर दिखाता है,
D9 जो होता है वो हमारे इंटरनल बिहेवियर दिखाता है। जैसे मान लो कि D1 चार्ट में बहुत खतरनाक से ग्रह बैठे हुए हैं, यहाँ पे बैठा हुआ है सूर्य, ठीक है, यहाँ पे बैठा हुआ है सैटर्न। तो क्या होगा कि वो बहुत ज़्यादा इंसान को स्ट्रिक्ट बना देगा, ठीक है, बहुत डिसिप्लिन भी बना देगा, और थोड़ा सा वो खड़ूस किस्म का भी हो जाएगा। लेकिन ये D1 चार्ट है सपोज किसी का, ठीक है, यहाँ पे सन सैटर्न या सन मार्स बना दिया, बैठा दिया, तो बहुत गुस्से वाला, डिसिप्लिन, पॉजिटिव हो जाएगा, ईगो भी होगा उसके अंदर, बहुत ज़िद्दी भी होगा। अब मान लो उसी का ये D9 चार्ट है, ठीक है, यहाँ पे बैठा दिया हमने मरकरी, वीनस, ठीक है, और सपोज यहाँ से जुपिटर भी देख रहा है, तो क्या होगा, उसकी इंटरनल क्वालिटीज़ बड़ी सौम्य होंगी। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे उसके अंदर मैच्योरिटी आते जाएंगी, D9 का प्रभाव बढ़ते जाएगा, तो बहुत ज़्यादा सौम्य हो जाएगा। उसका गुस्सा वगैरह, उसका ज़िद्दीपन, और उसका जो उसके अंदर चिढ़ होगा, इरिटेशन होगा, अहम होगा, वो सब खत्म हो जाएगा। तो ये चीज़ हमेशा आप लोग ध्यान में रखना कि D1 जो होता है वो एक्सटर्नल क्वालिटीज़ बताता है, और जो D9 चार्ट होता है वो इंटरनल क्वालिटीज़ बताता है, ठीक है। तो इस बेसिस पे दो चार्ट मिलाने बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। यहाँ पे मैं आपको अभी एक एग्जांपल दिखाता हूँ। आपको क्या देखना है कि D1 और D9 चार्ट में कौन सी राशि है, इवन है या ऑड है, और उसमें कौन से ग्रह बैठे हुए हैं। इवन ऑड इसलिए क्योंकि जो ऑड साइन होते हैं 1, 3, 5, 7, 9, 11 ये सारे मेल साइन होते हैं, तो इनके अंदर मेल मस्कुलिनिटी वाली क्वालिटी थोड़ी ज़्यादा होती है, या मेल के जो बिहेवियर होते हैं थोड़े ज़्यादा होते हैं। और मेल प्लैनेट्स आपको पता ही है, मार्स है, सन है, जुपिटर है, ठीक है, इनके अंदर मेल वाले बिहेवियर ज़्यादा होते हैं। बाकी वीनस मून फीमेल प्लैनेट होते हैं, ठीक है। तो अब मेन रूल क्या है कि किसी भी ऐसे लड़के की शादी जिसके में फेमिनिन वाले प्लैनेट ज़्यादा हो, उसकी ऐसी लड़की से अगर आप शादी करा दोगे जिसके में मेल वाले प्लैनेट ज़्यादा हो, तो वो फिर मिसमैच हो जाता है मोस्ट ऑफ द टाइम। जैसे कि ना ये दो लोगों का चार्ट है, ये मतलब शादीशुदा है। अब इनके ना घर में अलग ही सीन है, मतलब इनके घर में ना लड़का एकदम है, एकदम मतलब छुई मुई टाइप का, और लड़की है बहुत खतरनाक टाइप की। इनके घर तो जाने से भी डर लगता है। ये वाला लड़के का चार्ट है। लड़के के चार्ट में देखोगे कि यहाँ पे पाइसेस का साइन है, ठीक है, और प्लैनेट देख लो आप, मून, वीनस, मरकरी। एक तो फीमेल साइन है, ऊपर से मून भी फीमेल प्लैनेट है, वीनस भी फीमेल प्लैनेट है, मरकरी जिसके साथ बैठा होता है वैसा बिहेव करने लग जाता है, ठीक है। ये लड़के के अंदर क्या कैरेक्टरिस्टिक है, दिन में 10 बार मुंह धोएगा, कहीं भी जाएगा तो एकदम भर भर के परफ्यूम, बिना क्रीम के बाहर नहीं निकलता, क्रीम पाउडर, ठीक है, कपड़े एकदम चाहिए सुबह शाम एकदम सजे धजे वाले, ठीक है। तो इसके साथ ये दिक्कत है। और इसकी जिससे शादी है उसका चार्ट देख लो आप, लियो का साइन है, जो कि मेल साइन है, बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग होता ही है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे बैठा है सन, ठीक है, यहाँ पे राहु और शनि पाप कर्तरी में, यहाँ पे मंगल की दृष्टि, ठीक है। चलो पाप कर्तरी तो इसमें भी है, उसको हम हटा देते हैं, कैंसिल आउट कर देते हैं। मान लो दोनों के चार्ट में पाप कर्तरी है, लेकिन इसमें आप देखोगे लियो का साइन, साथ में सूर्य और साथ में मंगल की दृष्टि। तो ये लड़की एक तो बहुत ज़्यादा अथॉरिटेटिव, डोमिनेटिंग, जिद करने वाली, और अपने आप को प्राइमरी तौर पे तवज्जो देने वाली, और दूसरों को थोड़ा हो सकता है दबाने वाली भी हो सकती है, ठीक है। तो अगर इस लड़की की शादी इस छुई मुई वाले लड़के के साथ करा दो, जो मतलब करा के जाओगे, इनकी तो है ही शादी, तो एकदम घर का माहौल ही बदला रहता है। इनके घर में क्या होता है कि लड़का मतलब तैयार वैयार होके एकदम बढ़िया शॉप में बैठ जाएगा, लड़की सारे काम करती है, ठीक है। दरवाजा मतलब गेट उनके घर में खटखटाओगे, दरवाजा खोलने एकदम लड़की आएगी, आओ। अगर लड़का एकदम कोने में कुर्सी में बैठ के फिल्में विल्में देखता रहेगा, या कुछ मतलब मोबाइल में फैशन वैशन की बातें करता रहेगा, ठीक है। तो ये काम होता है। लड़के के अंदर कुछ अच्छी क्वालिटीज़ भी हैं, ऐसा नहीं है कि मैं एकदम ही वो बोलूँ। लड़का क्रिएटिव है, पेंटिंग वगैरह बनाता है, ठीक है, खाना बहुत अच्छा बना लेता है, ठीक है। मून फूड का कारक होता है, वीनस भी है साथ में, तो खाना बहुत अच्छा बना लेता है। तो वो ऐसे वाले सारे काम करता है कि खाना बनाना है, घर की साफ सफाई है, ये सब। बाकी जो बाहर के काम होते हैं वो सारा इसका लड़की करती है, ठीक है। तो ये भी आपको देखना है, ठीक है, लगन चार्ट। और ये चीज़ आपको D9 चार्ट में भी देखनी है। अगर ऐसा है, देखो बाकी चार्ट में बिहेवियर ठीक है, फैमिली वगैरह ठीक है, तो आप हाँ कह सकते हो, कोई बात नहीं, जिसकी जैसी किस्मत। लेकिन अगर आपको कोई लड़की आए एकदम अनजान चार्ट लेके, ठीक है, जैसे मान लो ये लड़की एकदम ही अनजान चार्ट लेके आती इस तरीके के लड़के का, ठीक है, तो
मैं उसको यही बोलता कि वो लड़का थोड़ा सा उसके अंदर फेमिनाइन क्वालिटी ज़्यादा होंगी, ये वो आप आपसे अच्छे से दब जाएगा और ये सब वो सब। अगर इस लड़की को ऐसा ही पति चाहिए जो एकदम ही दब जाए, सारी उसकी बात माने, घर में झाड़ू पोछा सब कर दे, तब तो इसके लिए बहुत अच्छा चार्ट है, ठीक है। लेकिन अगर इस लड़की को ऐसा पति चाहिए जो एकदम डैशिंग हो, ठीक है, एकदम दबंग टाइप का हो, तो फिर आपके सामने अगर इस तरीके के लड़के का चार्ट आएगा तो आपको मना करना पड़ेगा, ठीक है। तो आपको ये इवन और ऑड का साइन और D1 चार्ट में, ये तो दोनों के D1 चार्ट ही हैं, लेकिन आपको ये जो मैंने अभी चीज़ बताई है D1 चार्ट में भी देखनी है और D9 चार्ट में भी देखनी है, ठीक है। तो फिर उसके बाद आप मतलब जो बिहेवियर वाली, पर्सनालिटी वाली कंपैटिबिलिटी है वो चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो D1 और D9 के बारे में ये है। और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। अभी के लिए D1 D9 के बारे में ये है। उसके बाद हमारा जो लास्ट वाला पॉइंट है, जिसमें मैंने रेड बड़ा बड़ा रेड मार्क कर रखा है, 4th नंबर का पॉइंट, इसमें लेसर नोन रूल ऑफ तिथि। तो लेसर नोन रूल इसलिए क्योंकि इसको बहुत ज़्यादा एस्ट्रोलॉजर्स फॉलो नहीं करते हैं। हो सकता है काफ़ी लोगों को ना पता हो, मुझे भी किसी बहुत मतलब दूर के एक व्यक्ति ने बताया था, जनरली मैं भी नहीं जानता था ये, तो मैंने सोचा आपको बताता हूँ तो ठीक रहेगा, नॉलेज शेयर करनी चाहिए। तो लेसन नोन रूल ऑफ तिथि, तो तिथि क्या होता है? तिथि आप सभी को पता ही है, चंद्रमा और सूर्य के बीच का जो लॉन्गिट्यूडनल जब डिफरेंस हो जाता है ना 12 डिग्री का, तो उससे तिथि क्रिएट हो जाती है, ठीक है। तो पहली जो हमारी तिथि होती है वो प्रतिपदा होती है, जब ये हमारा सूर्य है, इसको जब इसके ऊपर एकदम चंद्रमा रहता है इसके सामने, तो अमावस्या हो जाती है। अमावस्या के फिर नेक्स्ट डे, या फिर सूर्य यहाँ पे होगा, चंद्रमा एकदम सामने होता है, तो पूर्णिमासी हो जाती है, तो उसके नेक्स्ट डे, ठीक है। दोनों के नेक्स्ट डे हमारी कौन सी तिथि आती है? प्रतिपदा, जो पहली वाली होती है, ठीक है। प्रतिपदा के बाद फिर द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, ऐसे करके हमारे पास तिथि है। तो रूल बहुत सिंपल सा है। रूल ये है कि जब भी दो लोगों की शादी के लिए हमें मैचिंग देखनी है, तो एक दूसरे की तिथि एक दूसरे से 6-8 नहीं होनी चाहिए। जैसे मान लो कि कोई द्वितीया को पैदा हुआ है, तो ठीक है, यहाँ से अगर काउंट करोगे 1 2 3 4 5 6 7 8, तो दूसरा वाला जो व्यक्ति है ना, उसकी नवमी नहीं होनी चाहिए, मतलब काउंट करने पे 8th पोजीशन पे नहीं आना चाहिए, ठीक है। सॉरी, मैंने गलती से 6-8 बोल दिया, 6 वाले में आ सकता है, ठीक है। 6-8 नहीं, सिर्फ 8th तिथि नहीं होनी चाहिए, ठीक है। मान लो किसी की पंचमी है, वो मेरे मन में थोड़ा लगन वाला घूम रहा था ना, मैं इसलिए मुंह से 6-8 निकल गया। 6-8 नहीं है, सिर्फ 8 है, ठीक है। जैसे मान लो किसी की पंचमी है, तो पंचमी से काउंट करोगे 1 2 3, वो वाली तिथि को इंक्लूड करना है जिसमें जन्म हुआ है, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, द्वादशी आ गई। तो पंचमी वाले की शादी अगर द्वादशी से कराओगे, तो क्या होगा कि 8वीं होने की वजह से ना, वो क्या होती है, नुकसान करती है, ठीक है। अब क्या नुकसान करती है, ये जानना इंपॉर्टेंट है। तो तिथि जो होती है वो मेंटल लेवल पे नुकसान करती है, ठीक है। एक दूसरे के बीच मानसिक मतभेद होते हैं। मानसिक मतभेद क्यों होते हैं? क्योंकि जो तिथि है, अपनी तिथि का जो तत्व होता है, तत्व है ना, वो अपस होता है। अपस मतलब जल, ठीक है। तिथि में जल तत्व होता है, और जो जल तत्व होता है, जो हमारे पास जल तत्व होता है, वो इमोशंस को और रिलेशनशिप को रूल करता है। तो जो हमारे मन के इमोशन, जैसे आपको पता है ना, चंद्रमा का कनेक्शन जल से, फिर जल तत्व, वाटर एलिमेंट हमारे इमोशंस को रूल करता है, हम कैसे सोच रहे हैं, कैसा बिहेव कर रहे हैं, उसको रूल करता है। तो जो तिथि होती है वो एक दूसरे का इमोशनल कंपेटिबिलिटी दिखाती है। तो अगर आपकी 8वीं तिथि होगी ना, तो उसमें मतभेद हो जाता है, एक दूसरे में भेद होता है, एक दूसरे को काफ़ी कॉन्ट्राडिक्ट करने लगता है, ठीक है। ये पंचांग का पार्ट है। जैसे मतलब इसमें पांच चीज़ें आती हैं, जैसे अपनी हो गई तिथि, नक्षत्र, योग, वार और करण। इन सब से मिलके पंचांग बनता है ना, जो हिंदू कैलेंडर होता है, जो सब लोग फॉलो करते हैं, पंचांग, ठीक है। 1 2 3 4 5, तो 5 अंग होते हैं, तो पंचांग हो गया। तो इसमें जो तिथि होती है वो जल तत्व की होती है, इमोशन को रूल करती है,
ठीक है। इसमें जो वार होता है वो अग्नि तत्व का होता है। अग्नि तत्व हमारे बॉडी की इम्यूनिटी को रूल करता है। ठीक है। उसके बाद करण होता है। करंट जो होता है वो धरती तत्व को रूल करता है, जो अर्थ एलिमेंट होता है वो हमारे कर्मों को रूल करता है, जो भी हम लोग वर्क करते हैं, जो काम करते हैं। ठीक है। खैर मतलब ये तो अलग ही टॉपिक है। तो ये सब होता है। तो होपफुली आपको समझ में आया होगा। तो तिथि क्या होता है कि अपने से अष्टम तिथि नहीं होनी चाहिए। ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि ऐसे लोगों के बीच शादी नहीं होती है, शादी तो हो सकती है, लेकिन कभी उनके बीच मतभेद आ जाए तो इसका बहुत सिंपल सा सोल्यूशन है। तिथि की जो देवी होती है वो दुर्गा माता होती है। ठीक है। तो कभी ऐसा हो कि एक दूसरे से मतलब काउंट करने पे अष्टम तिथि आ जाए तो दुर्गा माता की पूजा करनी चाहिए। और साथ में जो तिथि नेगेटिव है या फिर जो दोनों लोग की तिथि है उनके जो पर्टिकुलर देवी देवता होते हैं, ठीक है, उनकी पूजा करनी चाहिए। जैसे कि यहाँ पे प्रतिपदा के देवता कौन है? ब्रह्मा जी है। ठीक है। और मान लो पंचमी में चंद्र भगवान है। ठीक है। और आपका सप्तमी में इंद्र देवता है। ठीक है। चतुर्दशी में काली माता है। तो क्या होता है कि जिस भी तिथि को आप पैदा हुए हो उनके तो पर्टिकुलर देवी देवताओं की आप पूजा कर सकते हो। उसके अलावा तिथि की जो लॉर्ड होती है वो मेनली दुर्गा माता होती है। ठीक है। वो मतलब ओवरऑल रूलर होती है, ओवरऑल डीटी होती है तिथि की। तो दुर्गा माता के स्वरूप की आपको पूजा करनी चाहिए। ठीक है। गौरी माता की कर सकते हैं, दुर्गा माता की कर सकते हैं, कोई फीमेल डेटी के स्वरूप की आप पूजा कर सकते हैं। तो उससे क्या होगा कि आप दोनों के बीच मतलब जो भी पति और पत्नी है उनके बीच जो मतभेद होगा वो कम हो जाता है। ठीक है। तो ये 4 चीज़ें थी हमारी आज की। होपफुली आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। और बस आपकी वीडियो में आज की वीडियो में इतना ही था। आप लोगों को जो भी डाउट होंगे वो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हो। और आप लोग को अगर कंसल्टेशन लेना है तो आप इंस्टाग्राम में जाके वहाँ पे मुझे मैसेज कर सकते हैं। वहाँ पे व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी है, वहाँ पे भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। और नेक्स्ट वीडियो में बनाऊँगा मंगल दोष के ऊपर। मैंने इंटरनेट पे देखा था कि बहुत होलसम वीडियो कहीं नहीं है, सबने कुछ ना कुछ अच्छा बता रखा है। ऐसा नहीं है कि दूसरे अच्छा नहीं बताते, सभी अच्छा बताते हैं। लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा एक वीडियो में या 2 वीडियो में कवर कर लूँ। तो नेक्स्ट वीडियो मंगल दोष के ऊपर होगी और होप कि मैं उसमें सारा ही सबसे ज़्यादा से ज़्यादा कवर कर सकूँ। ठीक है। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।